किसके रूप में? इंद्रिय जनित अनुभव के रूप में ठीक है, प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, अनुभव के रूप में प्रत्यक्षीकरण किया जाता है तथा यह प्रत्यक्षीकरण देखने यह प्रत्यक्षीकरण देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद और स्पर्श के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? स्पर्श के माध्यम से होता है। क्लियर है? स्पर्श के माध्यम से होता है। हो गया? उसके बाद लिखें जिससे संवेदना का विकास होता है। किसका विकास होता है? संवेदना का विकास होता है। संवेदना का विकास होता है। निर्मित संवेदना से किससे? संवेदना से। भाई संवेदना विकसित हो गई। निर्मित संवेदना से विषय वस्तु के संबंध में सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं, सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, प्राप्त की जाती हैं। सूचनाएं क्या की जाती हैं? प्राप्त की जाती हैं। ठीक है। अब जो आपने सूचना प्राप्त की उस वस्तु के बारे में, वो सूचना ही उस वस्तु का क्या है? ज्ञान है या क्या है? संज्ञान है। ठीक है, लिखें अतः प्राप्त सूचना ही संज्ञान कहलाता है। प्राप्त सूचना ही क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। संज्ञान कहलाता है। क्लियर? तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हो गया कॉग्नेंस का मीनिंग, है ना, कि कॉग्नेंस क्या होता है, इस चीज को आपको समझना है। अब इस संज्ञानात्मक विकास के कितने पार्ट बताए थे मैंने? 3। एक क्या बताया था? मूर्त संज्ञान अधिगम। क्या बताया था? मूर्त संज्ञान अधिगम। एक क्या बताया था? अमूर्त संज्ञान अधिगम, है ना। और एक क्या बताया था? साहचर्य अंतरण अधिगम। ये बताया था, एसोसिएटिव लर्निंग ट्रांसफर। ठीक है। मूर्त संज्ञान में मैंने क्या कहा था कि जब हम किसी भी विषय वस्तु का क्या करते हैं? मूर्त प्रत्यक्षीकरण करते हैं। क्या करते हैं? मूर्त प्रत्यक्षीकरण। मतलब कल बताया था मैंने, जब हम हाथी को देखते हैं तो मूर्त प्रत्यक्षीकरण से उस वस्तु के बारे में प्राप्त सूचनाओं को हमारे दिमाग में एक प्रतिमा के रूप में, एक मानसिक संरचना के रूप में क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। ये मानसिक संरचना ही क्या कहलाती है? मूर्त संज्ञान कहलाती है। जैसे हाथी को देखकर हाथी के बारे में सूचनाओं को इकट्ठा कर हाथी की मानसिक प्रतिमा कहाँ बनाना? मस्तिष्क में बनाना, उसको हम क्या कहेंगे? मूर्त संज्ञान अधिगम कहते हैं। लिख सकते हैं, कल बता दिया था ये सारी चीजें। लिखो मूर्त संज्ञान अधिगम किसी भी मूर्त विषय वस्तु का, किसी भी मूर्त विषय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से,
किसी भी मूर्त विषय वस्तु का किसके माध्यम से? अब प्रत्यक्षीकरण पता है आपको कैसे करेंगे? 5 तरीके से हो सकता है। प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सूचनाओं के रूप में अध्ययन किया जाता है, सूचनाओं के रूप में अध्ययन किया जाता है, सूचनाओं के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो प्राप्त सूचनाओं से मानसिक स्तर पर, प्राप्त सूचनाओं से कौन से स्तर पर? मानसिक स्तर पर एक प्रतिमा, मानसिक स्तर पर एक क्या? प्रतिमा। प्रतिमा का मतलब समझ रहे हो क्या? एक पिक्चर, है ना? एक प्रतिमा का निर्माण किया जाता है, प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। जैसे जैसे हाथी को देखकर, जैसे किसको देखकर? हाथी को देखकर हाथी के बारे में मानसिक प्रत्यय। ऐसे गुरुजी कैसे हंस रहे हो आप? हाथी को देखकर हाथी के बारे में क्या? मानसिक प्रत्यय या स्कीमा का निर्माण करते हैं। हाँ, मेंटल कॉन्सेप्ट, मानसिक प्रत्यय, ठीक है? या किसका? मानसिक प्रत्यय को ही क्या बोलते हैं? स्कीमा कहते हैं ना। प्रत्यय का निर्माण करते हैं, स्कीमा का निर्माण करते हैं। इसे ही मूर्त संज्ञान अधिगम कहा जाता है, इसे ही मूर्त संज्ञान अधिगम कहा जाता है। मूर्त संज्ञान अधिगम कहा जाता है। अब एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कल मैंने 2-3 शब्दावली और बताई थी, वो जनरल यूज की मतलब एक शब्दावलियां हैं। प्रत्याभिज्ञान, प्रत्यय पहचान, पुनः प्रत्याभिज्ञान, है ना, पुनः प्रत्यय पहचान या पुनः प्रत्यय स्मरण। जब मैं आपको किसी विषय वस्तु के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपको प्रत्यय के बारे में ज्ञान करवा रहा हूं, तो इसको क्या कहेंगे? प्रत्याभिज्ञान। क्लियर है? प्रत्यय प्लस अभिज्ञान, प्रत्यय के बारे में क्या करवाना? ज्ञान करवाना। यहां तक क्लियर है? दूसरी बात, जब दोबारा से मैं आपको इस बारे में पूछता हूं कि ये क्या है, जो मैंने तुम्हें समझा दिया, और अब मैं तुमसे उस प्रत्यय के बारे में जानकारी चाहता हूं, तो इसको कहते हैं प्रत्यास्मरण। क्या कहते हैं? प्रत्यास्मरण। और अगर आप उसके बारे में एक बार मान लीजिए नहीं बता पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार में नहीं बता पाता है, तो मैं तुम्हें दोबारा समझाऊं, तो ये हो गया पुनः प्रत्याभिज्ञान। क्लियर? और फिर वापस तुम बता दो तो इसको क्या कहेंगे? पुनः प्रत्यास्मरण। तो ये शब्दावलियां क्या है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? क्योंकि इनसे क्वेश्चन की भाषा बनेगी आगे चलकर। आप जर्नल शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए। भाषा इसकी आएगी, साइकोलॉजिकल लैंग्वेज आती है, उसको पहले समझना होता है, उसके बाद क्वेश्चन को समझना होता है। उत्तर बाद में देखने हैं। सबसे बड़ा रोड़ा पता है क्या है? साइकोलॉजी के क्वेश्चन को समझना कि वो क्या चाह रहा है। जैसे आप इतिहास के क्वेश्चन को समझते हो, पॉल साइंस के क्वेश्चन को या ज्योग्राफी के क्वेश्चन को समझते हो ना, वो भाषा इसमें नहीं मिलती है। इसमें भाषा बहुत अलग मिलेगी, इसी के शब्दावली को मिलेगी, और वही चैलेंज होता है हमारे लिए। बाकी चैलेंज नहीं है, उत्तर तो हमें आ रहे होते हैं लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। ठीक, अब दूसरा लिखो, अमूर्त संज्ञान अधिगम। अमूर्त संज्ञान अधिगम, अमूर्त संज्ञान अधिगम। देखिए क्या बताया था, एक बार थोड़ा सा बता दो।
मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा ये बता दो जी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी मूर्त विषय वस्तु की कल्पना और तुलना के माध्यम से जो वस्तु हमने नहीं देखी है, ठीक है, उसके बारे में भी क्या कर लेना, मानसिक संरचना का विकास कर लेना, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, अभी इन्होंने जो बताया वो क्या किया, इन्होंने प्रत्याभिज्ञान, प्रत्या पहचान, प्रत्या स्मरण क्या किया था, प्रत्या स्मरण, ठीक है ना। और मैं जो बता रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, पुनः प्रत्याभिज्ञान। क्लियर है बात। ये ऐसे शब्दों को जचाओगे ना दिमाग में, तब जाके धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लौटेगा। लेकिन जब एक बार इन पे पकड़ बन गई तो बिल्कुल फिक्स जम जाएंगे दिमाग में, हिलेंगे नहीं, फिर तुम चीजें समझने लग जाओगे। क्लियर। लिखो, जब अमूर्त विषय वस्तु से, सॉरी, मूर्त विषय वस्तु से, जब मूर्त विषय वस्तु से कल्पना एवं तुलना के माध्यम से, जब मूर्त विषय वस्तु से, मूर्त विषय वस्तु से क्या, कल्पना एवं तुलना के माध्यम से अमूर्त विषय वस्तु के बारे में, कल्पना एवं तुलना के माध्यम से क्या, अमूर्त विषय वस्तु के बारे में क्या बनाओगे दिमाग में, शब्द दो मुझे, क्या चीज बनाओगे दिमाग में, क्या कोई प्रतिमा, कोई संरचना, कोई मेंटल कॉन्सेप्ट, स्कीमा, यही तो बनाओगे। अरे दिमाग में कोई छवि बनाओगे कि नहीं बनाओगे। अब छवि शब्द तो किसका है, हिंदी का है। यहाँ पर हम या तो मानसिक संरचना बोलो, क्योंकि जो संरचना बन रही है वो कहाँ बन रही है, दिमाग में बन रही है, तो इसको मेंटल स्ट्रक्चर कहेंगे कि नहीं कहेंगे। या इसको प्रतिमा बोलो, या इसको आप स्कीमा बोलो, है ना, या आप इसको मानसिक प्रत्यय मेंटल कॉन्सेप्ट बोल दो, या इसको प्रतिबिंबन कह दो। प्रतिबिंब बनाते हैं कि नहीं बनाते उस वस्तु का, ये तो बना रहे हैं। तो जब मूर्त विषय वस्तु से कल्पना और तुलना के माध्यम से अमूर्त विषय वस्तु के बारे में मानसिक संरचना या प्रतिमा का निर्माण किया जाए, मानसिक संरचना या, मैडम आप 10 मिनट बाद से स्टार्ट करना अपने दिमाग को, है ना, अभी मत छेड़ना दिमाग को, फालतू तुम उलझ जाओगे। क्योंकि ये मैंने कल जो समझा दिया था मैं उसको लिखवा रहा हूँ, और आप आए थे बिल्कुल लास्ट में। हाँ, मानसिक संरचना या क्या, प्रतिमा का निर्माण किया जाए, तो ऐसी मानसिक संरचना, ऐसी मानसिक संरचना क्या कहलाती है, अमूर्त संज्ञान अधिगम कहलाती है। अमूर्त संज्ञान अधिगम कहलाती है। जैसे, जैसे किसको देखकर क्या, लिखें, हाथी की तुलना व्हेल से करते हुए, हाथी की तुलना किससे करते हुए, व्हेल से करते हुए, हाथी की तुलना किससे, व्हेल से करते हुए, व्हेल के बारे में, व्हेल के बारे में क्या करना, मानसिक संरचना का विकास करना। व्हेल के बारे में मानसिक संरचना का विकास करना, मतलब हमने व्हेल नहीं देखा है, हमने क्या देखा है, हाथी। तो हमने क्या कहा कि हाथी से 30 गुना बड़ा जानवर, इससे हमारे दिमाग में व्हेल का आकार तय हो गया कि नहीं हो गया। और दूसरी तुलना किससे की हमने, मछली से। तो मछली का जैसा सेफ होता है वैसा का वैसा सेफ किसका होता है, व्हेल का होता है। तो उस आकार को हमने एक आकृति दी कि नहीं दी, और हमारे दिमाग में एक बड़ी मछली का क्या बन गया, चित्र बन गया। जो चीज हमने नहीं देखी है फिर भी हमने उसकी क्या कर ली, कल्पना की कि नहीं की।
तो अमूर्त का मतलब क्या होता है? जो सामने न हो। और मूर्त का मतलब क्या होता है? जो सामने हो। यहाँ तक क्लियर है? तो हाथी को देखकर व्हेल के बारे में क्या करना? मानसिक संरचना का विकास करना। क्लियर? कुछ पूछ रही हो? हाँ 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 हाँ। वो मूर्त स्कीमा है, मूर्त में आएगी। सामने तो नहीं है, लेकिन स्कीमा तो बन चुका ना। वो तो प्रत्यय स्मरण है ना। जो चीज देख कर स्कीमा बनी वो तो मूर्त स्कीमा। और जो चीज देखी नहीं वो अमूर्त है। जो चीज नहीं देखी उसके बारे में कल्पना करवा रहा हूं मैं, तो उसके बारे में संरचना बनवा रहा हूं। आपने हाथी देखा हुआ है, हाथी आपने देख लिया, तो हाथी के बारे में आपके पापा ने आपको बता दिया, तो पापा जी क्या करवा रहे हैं? प्रत्यभिज्ञान। तो ये शब्द किस लिए लेके गए हूं मैं? और जब तुम वापस हाथी को देखोगे, है ना, तो पापा जी नहीं है अब आपके साथ में, अब आपका दिमाग है। और दिमाग में ये बात बताई गई है कि लंबी सूंड, दो बड़े कान, दो बड़े दांत, ये है क्या? इसका नाम हाथी है। उसको देखकर आपका दिमाग रिकॉलिंग में आ रहा है, उसको क्या कर रहा है? स्मरण कर रहा है। और तब आपका दिमाग ही उसको शब्द देगा कि ये क्या है? हाथी है। ठीक है? तो उसका तो हमने मूर्त प्रत्यक्षीकरण से स्कीमा का निर्माण किया था। अब मान लीजिए कोई मेरे जैसे ही कोई आदमी एक और हो, है ना, मुझे आपने देख रखा है, और फिर कोई आदमी मेरे जैसी शक्ल सूरत का लगभग समान सा आदमी आए, वो पढ़ाने लग जाए, तो आप क्या कहोगे? अरे ये उन सर के जैसे दिखते हैं। लेकिन आपने मुझे देखा ही नहीं हो। आई बात समझे? तो क्या आप ये बात कर सकते हो क्या? या मैं आपको 5 साल बाद, मान लीजिए आप किसी स्कूल में लग गए, है ना, तब तक मैं एडीओ तक पहुंच जाऊंगा, या मैं बड़ी पोस्ट पर और थोड़ा सा पहुंच जाऊं, और मैं तुम्हारे स्कूल पे जांच करने आऊं, तो तुम क्या सोचोगे? यार ये तो वो सर है। देखा हुआ तब बता पाओगे या ऐसे बता दोगे? देखे हुए क्यों? क्योंकि तुमने मेरी क्या बनाई है? पहले मुझे मूर्त रूप से देखा हुआ है, प्रत्यक्ष। तब जाके तो स्कीमा बनी कि नहीं बनी? और जब 5 साल बाद याद करोगे, तुम देखोगे यार लग तो वही रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ ऐसा हुआ है। अभी जिस ब्लॉक में मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरे 13 स्टूडेंट जो पढ़े हुए मेरे से, वो कार्यरत हैं। उनमें से 4 तो ज्योग्राफी के लेक्चरर ही हैं, जो ऊपर फोटोज लगी हुई हैं 2018 वाले बैच के, उसमें 4 तो फोटोज मेरे ब्लॉक में काम कर रहे हैं। और लगभग 6 स्टूडेंट ग्रेड 3 के या जयपुर या जोधपुर से पढ़े हुए लगे हुए हैं। तो मैं जैसे ब्लॉक का ट्रेनी प्रभारी हूँ, सारी ट्रेनिंग्स मेरे अंडर में होती हैं। तो जैसे ही सबसे पहला जो वेलकम स्पीच होता है, ट्रेनर आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, लेने के लिए टीचर्स आते हैं, तो आकर देखते हैं, तो कई ऐसे सोचते हैं, मेरी तरफ ऐसे देखकर सोचते हैं, यार लग तो वो ही रहे हैं। अब उनकी डेलीमा को समझ जाता हूँ मैं कि ये क्या सोच रहे हैं। जो आदमी अजीब अजीब देखेगा तो लगेगा ना कि हाँ ये कुछ जानना चाह रहा है। वो इधर आओ, वो कुछ सोच रहे हो? बोलो हाँ सर। बोले सर आप? हाँ वही। तब उनको फिक्सेशन हो जाता है कि हाँ वही बोल रहे हैं। बोले सर आप कैसे? वो क्यों, मैं क्यों नहीं? अच्छा अच्छा। अच्छा, तो वो एक मूर्त स्कीमा होती है कि नहीं होती है? तो ये फर्क पड़ता है उस चीज का। जब हम देख चुके होते हैं तो दिमाग में स्कीमा बनती है, दिमाग फिर उसको रिकॉलिंग करता है। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? अमूर्त हो गया। उसके बाद देखो साहचर्य अंतरण। साहचर्य अंतरण, हमारे पास जमा पूंजी क्या है? जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जो रिजल्ट लगा वही तो है हमारे पास, और है क्या? मास्टर के पास बहुत बड़ी धन दौलत है, वो कुछ नहीं मिलती है उसके पास में। बचे कुचे उसके जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, वही होते हैं, वही जमा पूंजी है उसकी, यह ध्यान रखना। और थोड़ा अच्छा भी लगता है कि हाँ पढ़ा हुआ स्टूडेंट भाई कहीं मिल जाता है, तो वो एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ यार ये पढ़े थे और आज ठीक है। बात ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं। बस बात है फीलिंग की, है ना, फील अच्छा होता है, अच्छा लगता है। जब अपने वो हिस्ट्री वाले सर पढ़ाते हैं, वो स्टूडेंट रहे मेरे, तो जब साथ पढ़ाते हैं, फर्स्ट ग्रेड लेक्चर है हिस्ट्री के, तो जब साथ पढ़ाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है।
और मैं तो चाहता हूँ आप लोग भी बनो लेक्चर और फिर साथ पढ़ाओ। उससे बड़ी एक टीचर के लिए खुशी क्या होगी। मेरे लिए तो 2018 के बैच से, जिसमें मैं पहले चूरू कार्यरत था, वहाँ पर मैंने फेसबुक पे डाल रखी है पोस्ट, यहाँ पढ़ा रहा था और रिजल्ट आ गया था फर्स्ट ग्रेड का। तो मेरे पास कॉल आया कि सर हमें ज्वाइन करना है और आप स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हों तो आपकी उपस्थिति में स्कूल ज्वाइन करें। तो मैं चला गया, मुझे ध्यान नहीं था कि जो ज्वाइन करने वाला है वो कौन है। तो मैं जैसे वहाँ गया तो मुझे 2 महिला अभ्यर्थी मिले और दोनों ने जाकर जैसे मैं एंटर किया तो उन्होंने ऐसे पाँव छूने की कोशिश की। अब सरकारी सिस्टम में इतना जल्दी सरकारी मास्टर कोई पाँव छूए ऐसा लगता नहीं है। तो मैंने कहा रुको भी, बात क्या है। बोला आप ही सर सुरेंद्र सर हो ना, मतलब इंचार्ज। हाँ, बोला सर हम आपके स्टूडेंट हैं और यहीं से पढ़े हुए थे वो, इसी कोचिंग से। और फिर मैंने उनको ज्वाइन करवाया, 2 साल तक वो मेरे साथ रहे। फिर मैं यहाँ जयपुर आ गया, फिर जयपुर ट्रांसफ़र हो गया। तो जब आप साथ काम करते हैं, एक वो होता है ना कि स्टाफ में भी आपको एक रेस्पेक्ट मिलता है कि यार ये भी सेम पद पर ये भी है, लेकिन एक एक वो है, डिस्टेंस भी है, रेस्पेक्ट भी है। ये बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। सबसे अच्छी फीलिंग टीचर के लिए यही होती है। अब देखो साहचर्य का मतलब क्या है, इस चीज को समझें आप। साहचर्य अंतरण, इसमें क्या होता है कि एक क्रिया हो रही है, इस एक क्रिया के साथ साथ दूसरी क्रिया भी साथ में संपन्न हो जाए। अब इसका एग्जाम्पल क्या दूंगा मैं, थॉर्नडाइक प्रयोग पढ़ेंगे अपन आगे चलकर। और थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली पर किया था। किस पे किया था, बिल्ली पर किया था। एक सामान्य सी बात बता रहा हूँ, पूरा प्रयोग नहीं बता रहा हूँ। ये गेट है और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, खाना, और ये लीवर है, ठीक है। बिल्ली लीवर को क्या करती है, दबाती है। लीवर को क्या करती है, दबाती है, और दबाने से बाहर रखे भोजन को क्या करती है, खाती है। क्लियर। तो पहली प्रोसेस क्या है कि बिल्ली लीवर दबाना सीखती है। क्या सीखती है, लीवर दबाना सीखती है। ये पहली बात हो गई। लेकिन अगर मैं इस खाने को 1 फीट ऊपर रख दूं, यही खाना ऊपर है स्टूल के ऊपर, है ना, ये मैंने स्टूल के ऊपर इस खाने को रख दिया, तो बिल्ली के लिए जो भोजन की गंध है वो यहां से भी उतनी जा रही है, और 1 फीट ऊपर है वहां से भी उतनी जा रही है कि नहीं जा रही है। जैसे ही बिल्ली बाहर आएगी तो बिल्ली को भोजन नीचे न मिलकर क्या मिला, थोड़ा सा ऊपर मिला। तो क्या बिल्ली भोजन प्राप्त करने के लिए अपने दोनों पैरों पर खड़ी होगी कि नहीं होगी, भाई उसके पास कोई कंडीशन ही नहीं है। तो पहली चीज तो क्या हुई, उसने लीवर दबाना सीखा। अगर भोजन नीचे होता तो केवल उसने क्या सीखा, लीवर दबाना, जाके खाना खा लिया। लेकिन अगर हम भोजन को, उन्हीं परिस्थितियां सेम है, बस अंतर क्या किया कि भोजन को हमने क्या कर दिया, 1 फीट ऊपर रख दिया। अब अगर बिल्ली को भोजन चाहिए तो उसको अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर ही भोजन करना पड़े, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है बात। और ऐसे हम लगातार कर रहे हैं। तो बिल्ली लीवर दबाएगी, बाहर जाएगी और क्या करेगी, दोनों पांव पर खड़ी हुई और अपने खाने को क्या कर लेगी, प्राप्त कर लेगी। साहचर्य का मतलब क्या होता है, साथ साथ। क्या होता है, तो बिल्ली ने अपने व्यवहार में एक तो लीवर दबाने को सीखा, और एक कौन सी प्रक्रिया का ट्रांसफर हुआ, 2 पैरों पर खड़ा होकर खाना प्राप्त करना। जबकि पहले तो एक ही प्रक्रिया हो रही थी, और हमने अब इस एक लीवर दबाने की प्रक्रिया के साथ साथ क्या, साथ साथ बिल्ली के व्यवहार में दोनों पैरों पर खड़ा होकर खाना खिलाना सिखाया कि नहीं सिखाया। मतलब उसी के साहचर्य में एक क्रिया के साथ साथ दूसरी क्रिया भी उसने प्राप्त की कि नहीं की, हाँ या ना।
एक काम सीख रहे हो आप, और एक काम को सीखने के साथ साथ आप दूसरा काम भी उन्हीं परिस्थितियों में वैसे ही के साथ, जो क्रिया चल रही है उसके साथ साथ दूसरी क्रिया का भी क्या हो जाए, स्थानांतरण हो जाए। पहली क्रिया क्या है, लीवर का दबाना, यही तो हुआ ना। और दूसरी क्रिया क्या है, दोनों पैरों पर खड़ा होकर खाना प्राप्त करना। ठीक है, क्या हमने बहुत बड़ा परिवर्तन किया, क्या कोई खास नहीं किया। उस वातावरण में सारी चीजें वही हैं जो हैं, एक स्थिति बदली है, क्या, खाने को 1 फीट ऊपर कर दिया। तो हमने क्या किया, समान अधिगम परिस्थितियों में एक अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ, पहली अधिगम प्रक्रिया क्या है बोलो, लीवर दबाना, और दूसरी अधिगम प्रक्रिया क्या है। तो एक प्रक्रिया के साथ साथ दूसरी प्रक्रिया भी सिखा दी कि नहीं सिखा दी, इसी को बोलते हैं हम अधिगम का साहचर्य अधिगम स्थानांतरण। बिल्ली ने अपने संज्ञान में एक क्रिया के साथ साथ दूसरी क्रिया को भी सीख लिया, इसको एसोसिएटिव लर्निंग ट्रांसफर कहते हैं। जैसे थॉर्नडाइक प्रयोग में बिल्ली लीवर दबाने के साथ साथ यदि खाने को ऊपर रख दिया जाए तो बिल्ली लीवर दबाने के साथ साथ दोनों पैरों पर खड़ा होना भी सीख जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, साहचर्य अंतरण कहते हैं। इज दैट क्लियर? को डाउट है किसी को? लिख सकते हैं, लिखो। लिखें, अधिगम साहचर्य अंतरण है ना, लिखें। इसके अंतर्गत एक अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ, इसके अंतर्गत एक अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ, हाँ अब समझ में आ गया, एक अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ दूसरी अधिगम प्रक्रिया को भी, दूसरी अधिगम प्रक्रिया को भी सीख लिया जाता है, सीख लिया जाता है, को भी सीख लिया जाता है। जैसे जैसे थॉर्नडाइक प्रयोग में, जैसे कौन से प्रयोग में, थॉर्नडाइक प्रयोग में भूखी बिल्ली लीवर दबाना सीखती है, भूखी बिल्ली लीवर दबाना सीखती है, और यदि बाहर रखे भोजन को, और यदि किसको, बाहर रखे भोजन को किसी ऊंचे स्थान पर रख दिया जाए, बाहर रखे भोजन को किसी ऊंचे स्थान पर रख दिया जाए, किसी ऊंचे स्थान पर रख दिया जाए, लिख दिया, तो बिल्ली लीवर दबाना सीखने के साथ साथ, तो बिल्ली लीवर दबाना सीखने के साथ साथ दोनों पैरों पर खड़ा होना भी, दोनों पैरों पर क्या, खड़ा होना भी सीख जाती है। दोनों पैरों पर खड़ा होना भी क्या कर जाती है, सीख जाती है। क्लियर? तो ये तो हो गया पहला, कौन सा, आपका संज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग। क्लियर है यहाँ तक? तीनों के एग्जाम्पल वगैरह बता दिए हैं। हाथी के बारे में जानकारी, हाथी की तुलना व्हेल से करना, और क्या करना, एक अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ दूसरी अधिगम प्रक्रिया को भी क्या कर लेना, सीख लेना। क्लियर? उसके बाद में एक शब्द आता है क्रियात्मक अधिगम।
क्या आता है? क्रियात्मक अधिगम। अब अगर हम बात करते हैं क्रिया अधिगम की, तो क्रियात्मक अधिगम को हम गामक अधिगम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गामक, गामक अधिगम या गतिक अधिगम। आप मुझे एक बात बताओ, आप में से सारे, जैसे आप स्वेटर बुनना सीख रही हैं, ठीक है, जब तक आप सलाइयों का उपयोग नहीं करोगी, दिमाग में कितनी देखते रहो दूसरे को बनाते बनाते, ओके? क्या तुम देख देख कर बिना हाथों को उपयोग किए हुए स्वेटर बना सकते हो क्या? उसमें हाथों की गति आवश्यक है कि नहीं है? है ना? मैं कितना ही तालाब के किनारे पे बैठकर दूसरों को तैरते हुए देखता रहूं, क्या मैं कभी भी जिंदगी में तैरना सीख सकता हूं क्या? नहीं। अगर मुझे तैरना सीखना है तो मुझे उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और वो प्रोसेस क्या है कि मुझे मेरे हाथ पैरों को गति देनी ही पड़ेगी। अगर आपको स्वेटर बनानी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सलाइयों का उपयोग हाथों से करना ही पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख सकते, चाहे कितनी देर तक कितने दिनों तक देखते रहो आप। उस प्रोसेस को सीखने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? मांसपेशी गति करवानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? है? रोटियां बना रही हो आप, है ना, जब तक आप रोटी खुद नहीं बनाना सीखोगी, बेलना नहीं सीखोगी, तब तक रोटी बन सकती है क्या? कितने ही दिन देख लो मम्मी कब कैसे बना रही है, कैसे बनती है, कैसे बनती है, लेकिन जब तुम हथियार संभालोगे ना, तो उस समय पहली बार तो जब कितना भी देख रखा हो, मांसपेशियों को आदत नहीं है ना, तो क्या वो सही बनेगी? क्या नहीं बनेगी। जब तक तुम इस प्रोसेस से नहीं गुजरोगे तब तक आपको वो चीजें नहीं आनी। मतलब कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनमें गामकता या उन्हें सीखने के लिए मांसपेशीय गति का होना क्या है? आवश्यक है। तो ऐसा अधिगम क्या कहलाता है? गतिक अधिगम या क्रिया अधिगम कहलाता है। जैसे तैरना सीखना है, एक क्रिया अधिगम है, क्योंकि जब तक तैरने के लिए आप अपने हाथ पैरों को क्रिया नहीं करवाओगे तब तक आप तैरना नहीं सीख सकते। स्वेटर बुनना सीखना है, जब तक आप स्वेटर नहीं बुनोगे खुद तब तक आपको वो चीज़ नहीं आएगी समझ में, ये ध्यान रखना। रोटी बनाना सीखना है, स्वेटर बुनना सीखना है, या साइकिल चलाना सीखना है, कितनी देर तक साइकिल देखते रहो, उसको जगाओ, वापस लाओ, हाँ क्लास में आ भाई। आप साइकिल चलाओ, जब खुद साइकिल पे चढ़ोगे ना, और जब अजीब अजीब लगेगा, डरने का डर, गिरने का डर, घुटने छिलने का डर, है ना, और फिर कांपते हुए हाथों से आगे चलाओगे धीरे धीरे, जब तक आप पैरों से वो जो पैडल मारना है वो नहीं चेक करोगे तब तक आपको साइकिल नहीं आनी है। लोगों को कितने घंटों तक तो यूट्यूब पर कुछ भी करके देख लो, जब तक तुम अपनी मांसपेशियों को उस क्रिया में नहीं डालोगे तब तक वो नहीं आना है। ठीक है, इसका मतलब केवल संज्ञान अधिगम ही नहीं हो सकता। आपको अगर कुछ सीखना है तो आपको अपने मांसपेशियों को क्रियाओं में भी क्या करना पड़ेगा? डालना पड़ेगा। तो ये करके सीखने वाला अधिगम है, और जब तक आप करके सीखोगे तो करके सीखने के लिए आपको मांसपेशियों को क्या करना पड़ेगा? क्रिया करवानी पड़ेगी। तो ऐसा अधिगम क्या कहलाता है? क्रिया अधिगम कहलाता है। क्लियर है बात? कि मतलब जिन क्रियाओं में, जिस अधिगम में क्रिया यानी कि मांसपेशीय गति का होना क्या हो? आवश्यक हो, वैसा अधिगम क्या कहलाता है? क्रिया अधिगम कहलाता है। लिख सकते हैं? लिखो। क्रियात्मक अधिगम, ऐसा अधिगम जिसमें गामक या गतिक क्रियाओं का, ऐसा अधिगम जिसमें गामक या गतिक क्रियाओं का होना गामक या किसका? गतिक क्रियाओं का होना आवश्यक है। जैसे तैरना सीखना, तैरना सीखना, खाना बनाना सीखना, स्वेटर बुनना सीखना।
स्वेटर बुनना सीखना, स्वेटर बुनना सीखना। मीनिंग समझ में आ गया। फिर आता है भावात्मक अधिगम। तीसरा क्या आएगा बेटा? भावात्मक अधिगम। यही था।